नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्ज। उस शाम वह गली दोनों ओर जगमगा रही थी। बत्तियों की चमक और संगीत की हल्की आवाज के बीच अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। तुम कभी मेरी होने वाली सास जैसी नहीं बन सकती। मुझे पीछे मुड़कर भी देखने की जरूरत नहीं थी कि पता चल गया था। ये आवाज हमारे बेटे देव की है। चौंक कर हमने देखा कि देव गुस्से में है। मेरे बाहर खड़े होने से पहले ही उसने मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया था। सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैं शांत ही मुस्कुराई और झुंझलाहट सी भरी शाम को निहारने लगी। धीरे से मैंने कहा, अच्छा, तो क्या वो तेरे 1 करोड़ 25 लाख के कर्ज भी भरने वाली हैं? क्योंकि अब मैं तुम्हारे पैसों के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच खामोशी फैल गई। रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह समझ चुकी थी कि हमारे घर की महफिल में कुछ उलझन आई है। देव की गर्दन पर पसीना चमकने लगा। वह आहिस्ता से बोला, माँ, यह सब क्या है? लेकिन मेरे बोलते ही जोर वाली गर्दन की धड़कनें रुक सी गई। तब मैंने हर किसी से कहा, 5 मिनट रुकिए, मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। 3 साल पहले से शुरू हुई एक संघर्ष की कहानी। उन सब की आंखों में जिज्ञासा और हैरानी झलक रही थी। मैं उन्होंने विश्वास दिलाया कि हर मोड़ रोचक है। मैं मीरा देवी हूँ। उम्र अब 63 साल। ईस्ट दिल्ली के एक छोटे से इलाके में हमारा सादापन भरा घर है। रसोई के चूल्हे की लपट, घर में बिजली के बिल के पेपर, दवाइयों की डब्बियां, यही सब मेरी दुनिया की छोटी छोटी चिंताएं थी। हर दिन सुबह भोर होते ही उठ जाती, टिफिनों के ढेर तैयार करती, बच्चों को स्कूल पहुंचा देती, दोपहर को कार्यालय में सफाई करती, फिर शाम को पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलकर रात की थकान उतारती। नींद रोजाना 4-5 घंटे ही हो पाती थी। पर देव की पढ़ाई, यूनिफॉर्म और पेट की रोटी कभी रुकी नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। दीवानगी इसी तरह चलती रही कि देव की पढ़ाई पूरी हुई और उसे दिल्ली से बाहर गुरुग्राम के एक प्रसिद्ध वित्तीय संस्थान में नौकरी मिल गई। स्कॉलरशिप और मेहनत ने उसे सफल बना दिया था। 5 साल बाद मेरे सामने खड़ा वह बेटा अब बड़े घरों जैसा लाइफस्टाइल जी रहा था। महंगे कपड़े, चमक दमक वाली कारें और दूसरे कारोबारियों से मिलना जुलना। मुझे उस पर गर्व था। मगर अचानक एक रात उसने मेरे कमरे में दस्तक दी और बड़े चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ बड़ी सख्ती से कहा, माँ, जब मैं रिया को घर लाऊंगा, प्लीज हमारे पुराने दिनों के बारे में बातें मत करना। हमारे संघर्ष की वो कहानी मत सुनाना। रिया के घर वाले बहुत बड़े लोग हैं। सब कुछ दिखना चाहिए कि मैं बहुत आराम से आया हूँ। अगर उन्हें पता चला कि हम मुश्किलों में जी रहे थे, तो मेरी छवि बिगड़ जाएगी। मेरे सीने को हल्की चुभन हुई। मैंने नरमी से उत्तर दिया, बेटा, गरीबी छिपाने का कोई कारण नहीं होता। यह तो मेहनत की कहानी है। इसे छिपाने की बजाय गर्व से बताना चाहिए। देव ने आंखें झुका ली और बोला, ठीक है माँ, मुझे समझ आ रहा है। बस रिया के घर पर ध्यान देना और इन चीजों का जिक्र मत करना। उस दिन मुझे लगा मेरा बच्चा मुझसे कुछ छुपाना चाहता है। और 2 हफ्ते बाद आधी रात को फोन की घंटी बजी। देव की घबराई आवाज में कुछ गड़बड़ होने का एहसास था। माँ, मेरी मदद करो, अभी के अभी। कुछ लोगों ने मुझे पैसे दे रखे हैं। कल तक नहीं दिए तो दिक्कत हो जाएगी। कितना चाहिए? मैंने तुरंत पूछा। लगभग 40 लाख तुरंत, और कुल 1 करोड़ 25 लाख हो गया है, उसके शब्द थे। मेरे हाथ ठंडे हो गए। पुलिस की बात मैंने पूछा। पुलिस क्यों नहीं बुला लेते? इससे मामला सुलझ जाएगा। वह घबरा गया। नहीं माँ, प्लीज, पुलिस में उलझ जाएगा मामला। मैं दोस्तों के पैसों से मार्केट में ट्रेंडिंग कर रहा था। अचानक मार्केट पलट गया।
बाहर निकलना चाहता था पर नहीं हुआ। तब मेरी आंखें खुल गई। समझ गया कि देव ने साथी दोस्तों से उधार लेकर बाजार की ऊंची जुआ लगाई थी और हार गया। बचा था सिर्फ मेरा आंचल। मैंने अगले ही दिन सुबह अपनी हिम्मत बांधी और तैयारी करने निकल पड़ी। पहला कदम था बैंक जाना और अपने छोटे से घर पर होम लोन टॉप अप लेना। बैंक मैनेजर मेरे सामने चश्मा ऊपर नीचे करते हुए बोला, मैडम, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, पर इतनी बड़ी ईएमआई आप भाल पाएंगी? मैंने अपनी सादगी की साड़ी का दुपट्टा थामकर जवाब दिया, भैया संभालना ही पड़ेगा। मेरा कदम एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेना था। एजेंट ने फॉर्म भरा, प्रोसेसिंग फीस काटते हुए कहा, पेमेंट पहले करना पड़ेगा, रेट बड़ा ज्यादा लगेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कई बार थोड़ा सा ज्यादा ब्याज भर लेना, बड़ी मुसीबत टालना बेहतर होता है। और तीसरा कदम था हमारे पास रखे मंगलसूत्र, दो चूड़ियां और एक पतली चेन, जौहरी को गिरवी रखना। जौहरी ने सोने को तराजू में तोलते हुए पूछा, इतना ही माल है? उतनी रकम भी यही मिलेगी। मैंने सिर हिलाया। शाम तक मैंने हर जगह कागज हवाला कर लोन के चेक, आरटीजीएस सब तैयार कर लिए। घर लौटते वक्त बस सड़क के रोशनी वाले हिस्से को निहारा। दिल में डर तो था, पर माँ की जिद उससे भी बड़ी थी। देव के हाथ में चेक देखकर उसने मुझे कसकर गले लगाया। माँ, तुमने मुझे बचा लिया। वादा करता हूँ सब लौटा दूंगा। उसकी आवाज में राहत भी थी और शर्मिंदगी भी। मैंने अंदर ही अंदर ठानी कि अब परेशान होना बंद, काम करने का वक्त है। शुरू के कुछ महीनों तक देव ने मामूली किस्तें दी, 22,000, फिर 23, 24, 25, फिर धीरे धीरे बहाने होने लगे, रकम घटने लगी और फिर बिल्कुल आना बंद हो गई। उधर मेरा काम नहीं रुका। बैंक की ईएमआई 29,000 हर महीने कटती रही। कई बार नौबत यह हो जाती थी कि दवा खरीदनी हो या गैस लेनी हो तो घर पर पड़े पैसे से जुगाड़ लगाना पड़ता। फिर काम से वापसी हो या मंदिर जाना, सिर पर दर्द जैसा बना रहता। पर मैंने तय कर रखा था, बेटा पढ़ेगा और कुछ बनेगा। उसकी लागत उधार भी चुकानी है तो चुकाएंगे ही। बीच बीच में देव से फोन आता, माँ देखो ये मेरी नई कार है, ये गुरुग्राम में हमारा नया ऑफिस है। साथ में फुर्तीले मीटिंग रूम की तस्वीरें भेजता, पॉलिश टेबल, चमकदार कुर्सियां। संदेश में लिखता, माँ सब ठीक हो जाएगा, मेरा प्लान काम कर रहा है, मैं बस भगवान करे लिख कर अगला दिन देख लेती। क्योंकि रोज की रोटी और किश्तें किसी प्लान की मशक्कत करती नहीं। एक शाम पड़ोसन कमला आई और चाय लेते हुए बताया, दीदी टीवी पर देखा एक इंटरव्यू गुरुग्राम वाला लड़के का, तुम्हारा देव लगता है। वो कह रहा था कि उनके पास शुरू में परिवार ने पूंजी दी थी, बाजार में पहली मदद उनके घर से आई थी। मैंने फुर्सत से पीछे की तरफ देखा, सोचा था ना कि ईमानदारी दिखाने में क्या रखा है, पर कमला ने बात टाल दी। फिर भी मेरे भीतर कोई तार खींच गया। यही दौर चला जब रिया की माँ वंदना मैम ने फोन किया। उन्होंने कहा, अगले महीने हमारी एक छोटी सी फैमिली डिनर है, देव और रिया की सगाई की तैयारियां हैं, आप जरूर आइएगा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। संगीत बज रहा था, रोशनी तेज थी, मगर मुझे कपकपी हो रही थी। देव ने फिर हिदायत दी, माँ समय से पहुंचना, सादा पर एलिगेंट ड्रेस पहनना, पुराने मोहल्ले का नाम मत लेना। अगर रिया की मम्मी या चाचा इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछे तो बस जनरल बातें करना, बचत करो, बिल भरते जाओ, दिखावा मत करो। मैंने फोन रखा और फिर छत की ओर देखा, जहां हल्की रोशनी चल रही थी। मन में एक सवाल उमड़ रहा था, सच बोलना इतना कठिन कब हो गया? अगले दिन
मैंने अपनी अलमारी से हल्की रेशमी साड़ी निकाली, बॉर्डर प्रेस किया, पर्स में 3 चीजें रखी, बैंक की रसीदों की फोटोकॉपी, सोने का गिरवी कागज और वो छोटी सी डायरी जिस पर मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ईएमआई 29,000 हर महीना। जब समय पड़े ये सबूत सामने रखना था, अपनी अपनी कहानी कभी भूल न जाऊं। और उसी रात 1:30 बजे दवा की दुकान पर मैंने टीका लेते हुए कहा, भाई साहब, दवा का पेमेंट महीने के अंत में कर दूंगी, अभी ईएमआई कटा है। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो आप माँ हैं, संभाल लेंगी। बस उस रात में देव के बचपन की यादों में खो गई। स्कूल का वो पहला दिन, तबादला हुआ, सरकारी स्कूल। देव टूटे जूतों से कक्षा में खड़ा था। मैंने पीछे से धागे से जूते की एड़ी बांध दी थी। देव हंसकर कहता था, माँ, आप सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो। मैं आज भी स्ट्रोंग थी, पर अब मेरी ताकत किसी को बचाने में नहीं, खुद को खोने से रोकने में लग रही थी। डिनर से ठीक 3 दिन पहले देव का मैसेज आया, माँ, अभी लास्ट रिमाइंडर है, पिछली बातें बिल्कुल मत छेड़ना। और हाँ, अगर रिया की आंटी पैसे के बारे में पूछे तो बस बोल देना कि आप एक निजी इंसान हैं। मैं देर तक स्क्रीन पर घूरती रही, फिर मन ही मन लिख डाला, मैं प्राइवेट नहीं, सीधी हूँ। फोन बंद किया और अंधेरी खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कें देखी। दिल में ठान लिया, अब झूठ का बोझ मैं नहीं उठाऊंगी। डिनर की शाम हुई। गले में हल्की रेशमी साड़ी को पिन किया, बाल पीछे गूंथ लिए, पर्स में वही 3 कागज रखे, बैंक की रसीदें, गोल्ड लोन की पर्ची और वो डायरी। ये मेरे लिए हथियार नहीं, मेरी मेहनत की नजीरें थी जो मुझे डगमगाने नहीं देंगी। मेहता हाउस की चौड़ी सीढ़ियां, शांत स्टाफ, दीवारों पर लगे पारिवारिक फोटोज, सब बड़े घर जैसा माहौल था। अंदर कदम रखते ही वंदना मैम ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मीरा जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। चंद्रकांत सर ने मुस्कुराकर कहा, हम आपके साथ हैं। देव, मैं आपकी परवरिश साफ झलकती है। मैंने हल्के से सिर हिलाया, नम्रता से बोली, धन्यवाद। जो बेटा मेहनत से बढ़ता है, माँ का सर ऊंचा जरूर होता है। सिर उठाकर ड्राइंग रूम में बैठते ही बातें शादी की डेट से, मेहमानों से, हॉल के सजावट से शुरू हो गई। धीरे धीरे विषय पैसे और मार्केट की ओर मुड़ा। चंद्रकांत सर बोले, आजकल मार्केट बड़ा रोलर कोस्टर है। देव तुरंत बीच में कूद गया, डैड, मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव रहता हूँ, ब्लू चिप, स्टेबल। और माँ तो मुझसे भी बेहतर है, उनकी पोर्टफोलियो सीखने लायक है। मेरे हर शब्द भेदती से कानों में गूंजती जा रही थी। हर वाक्य मेरे अंदर किसी पुराने घाव पर नमक रगड़ रहा था। तभी रिया ने मेरी ओर देखा और मासूमियत से पूछ लिया, आंटी, देव तो कहता है आप बहुत स्ट्रोंग है, आपकी जिंदगी कैसी थी? उसका सवाल मासूम था, पर कमरे की दीवारों पर लग गया। मैंने धीरे से कहा, ईस्ट दिल्ली के एक छोटे से मकान से सरकारी स्कूलों से पढ़कर मैंने 3-3 नौकरी करके अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया। देव तुरंत चम्मच नीचे रख कर चिल्लाया, माँ, ये पुरानी बातें मत करिए। मैंने उसे रोकते हुए कहा, यह कोई पुरानी बात नहीं, बस सच है। सच में किसी को छोटा नहीं किया जाता। वंदना मैम की आंखों में झलक आई, सेल्फ मेड, यह तो और भी इम्प्रेसिव है। देव ने हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ बस। मैंने बातचीत में टोक दिया, और बात सिर्फ अतीत की नहीं, वर्तमान की भी है। माहौल में हल्का सा सन्नाटा पसर गया। जैसे ही मुख्य व्यंजन सबके सामने आया, मैंने जी भरी आवाज में कहा, मैं हर महीने 29,000 की ईएमआई भरती हूँ। 3 साल से, वक्त से। देव की कुर्सी की पीठ चढ़ चढ़ कर रुकी। माँ, उसका एक शब्द गला बिगाड़ने लगा। रिया के होंठ कांपने लगे। ईएमआई किस बात की आंटी? उसने फुसफुसाकर पूछा।
मैंने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी डायरी निकाली और पन्ना पलटा। बड़े अक्षरों में खड़े अंक दिखाए। ये तारीख के साथ 29,000 रुपये लिखा था। कभी कभी साथ में चंद सैकड़ों का पेनल्टी भी। चंद्रकांत सर भी झुककर पढ़ने लगे। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे धीमे धीमे गूंज फैल गई। मुझे वह रात याद आई जब देव ने पहली बार 40 लाख रुपए मांगे थे। वो सुबह याद आई जब मैंने मंगलसूत्र उतार कर जेब में रख लिया था। याद आया बैंक मैनेजर की झुकी हुई रसीदें और उसका कहना कि मैडम, ईएमआई समय से भरते रहो। मैंने कंधे सींचे, माँ जैसे सिर ठोक लिया। लगा आज भी अगर चुप रह गई तो मेरी मेहनत पर दूसरे हाथ साफ लिख देंगे। मैंने बड़ी शांत आवाज में कहा, इस घर की मेज पर सच कहना आसान नहीं होता, पर अगर यहाँ झूठ को जगह मिल सकती है तो सच को क्यों नहीं। देव की पीठ सख्त हो गई। वह टोकने लगा, बस माँ, अब ये सब मत करो। उसकी बस में बेटे की विनती से ज्यादा उसकी मौत भरी मांग थी। रिया कांपती आवाज में बोली, देव, क्या हो रहा है? उसकी आंखों में सवाल था। देव डर गया। जुबान बीनते हुए बोला, माँ बस, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पे विश्वास करो। मैंने कुर्सी की पीठ सीधी की। वंदना जी, आपने मुझसे पूछा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है। मैं आपको अपनी जिंदगी की फिलोसफी बता रही हूँ। उधार कर इज्जत नहीं खरीदी जाती, सच छुपाकर रिश्ता नहीं निभाया जाता। मैंने फिर अपना पर्स खोला, गोल्ड लोन की रसीद निकाली, फिर होम लोन टॉपअप की फॉर्म की रसीद निकाली। टेबल पर नहीं रखी, हाथों में पकड़े रही। ये सब मेरी कहानी के रेखांकित सबूत थे। वंदना मैम की निगाहें उन कागजों पर अटक गई। चंद्रकांत सर ने धीरे से कहा, मीरा जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। मैंने उन्हें देखा। मुश्किल तो थी, पर आज मैं छुपाने नहीं आई थी। देव ने कुर्सी पीछे सरकाई। लकड़ी के चढ़ चढ़ से सन्नाटा हुआ। माँ, मैं कह रहा हूँ ये बातें। मैंने अपनी शब के भीतर घुटती हुई वो लाइन बोल दी जो सालों से अटकी थी। तेरी होने वाली सास बहुत काबिल है देव, इस पर कोई शक नहीं, पर क्या वह तेरे 1,25,00,000 के कर्ज चुकाएंगी? क्योंकि अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। कमरे में बिजली गिरने सा सन्नाटा छा गया। देव चौंक गया। उसके होंठ सूख गए। रिया ने जोर से कहकर पानी पी लिया। माँ, आपने सच बोला, धन्यवाद। और वह धीरे धीरे कमरे से निकल गई। देव मेरे पास झुककर फुसफुसाया, माँ, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने सिर उठा रखा था। बोली, नहीं बेटा, मैंने सच को जगह दी है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। दरवाजा बंद होने पर वंदना मैम आई। सहानुभूति से बोली, मीरा जी, आपकी कोई गलती नहीं है। चंद्रकांत सर ने मेहमानों को खिसकने को कहा, फिर मेरी ओर देखा। अगर कानूनी कुछ हुआ तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद, पर मैं झूठ छुपाकर रिश्ता नहीं निभा सकती। उस रात ही खबर आई कि रिया ने सगाई तोड़ दी है। फायर में उसकी आवाज ताजा थी। मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी जिसे मैं असल में जानती ही नहीं। अगले हफ्ते नियामक विभाग से पूछताछ हुई। पूछा गया, निवेश पूंजी आपने दी थी क्या? मैंने शांत होकर कहा, नहीं, मैंने कोई निवेश नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसके कर्ज चुकाने के लिए लोन लिया था। वंदना मैम ने मुझे अपने वकीलों के साथ बैठाया और बोली, मीरा जी, आप अकेली नहीं हैं, हमें हर जवाब सच सच दीजिए। मैंने उन्हें सब बताया, तारीख, बैंक, रकम, जितना भी मुझे मालूम था। कुछ ही महीनों में जांच आगे बढ़ी। देव पर धोखाधड़ी जैसे आरोप साबित हुए। कोर्ट में उसने खूब सफाई दी, पर दस्तावेज तो दस्तावेज थे। कागजों की भाषा बदलनी आसान नहीं है। सजा सुनाई गई।
7 साल की जेल। जब खबर आई, मैं रसोई में अकेली थी। न जश्न मनाया, न मातम किया। बस एक लंबी गहरी सांस ली और अपने दिल से कहा, अब मैं किसी और के झूठ का बोझ नहीं उठाऊंगी। कुछ दिनों बाद वंदना मैम ने कहा, मीरा जी, आपकी असली ताकत संकट सुलझाने में है। सीधी भाषा, आसान योजना और अनुशासन, ये सब क्वालिटीज हैं। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, चलिए हम मिलकर एक पहल करें। मेहता, मीरा फाइनेंशियल केयर मिडिल क्लास परिवारों को ईमानदार फाइनेंशियल सलाह देंगी, बजट बनाएंगी, ईएमआई का संतुलन सिखाएंगी और कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगी। हमने एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की। पहले महीने 5 परिवार आए, 3 महीने में 25, एक साल में 300 से ज्यादा। हर शाम वही काम करती जिसे आजीवन करती आ रही थी। खर्च लिखना, प्राथमिकता तय करना, दिखावे से बचना। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह मेहनत मेरी अपनी कमाई बन रही थी, आत्मसम्मान की कमाई। आज भी महीने के अंत में 29,000 रुपए की ईएमआई कटती है, पर अब हर कटौती मुझे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत महसूस कराती है। यह उन वर्षों की कीमत है जब मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ गिरवी रखा था, और यह उस आजादी की रसीद है जो मैंने अपने लिए लिखी है। मैंने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, कर्ज से इज्जत नहीं खरीदी जाती, सच से इज्जत बनती है। चाय की एक घूंट पीकर मैं मुस्कुरा दी और खुद से कहा, अब मेरी कहानी मैं खुद लिखती हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी।